ओके, तो फिर आप क्लास ले सकती हैं। समझ नहीं पाई मैम। क्लास तो कंटिन्यू करेंगे नहीं कि क्लास हाँ को हाँ। लीव कर रहे हैं। अच्छा। नहीं नहीं, अभी तो कस्टमर नहीं है। अगर कस्टमर आएंगे तो मैं बीच में पढ़ नहीं पाऊंगी। ओके। कोई अगर कोई नहीं और कोई नहीं है तो मैं करूंगी, पढ़ूंगी। नहीं, अभी तो कोई नहीं है। फिर ऐसे मुझे पता भी नहीं चलेगा ना, अगर मैं रीडिंग करती तो मुझे पता भी नहीं चलेगा कि आप कब कस्टमर के साथ बिजी हैं कब नहीं है। तो इस तरह तो थोड़ा बड़ा ऑकवर्ड सा हो जाएगा। हाँ वही। स्टार्ट करूँ, बोलिए, हाँ स्टार्ट कर बिल्कुल दूँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्टार्ट कीजिए आप। ओके ठीक है। मैम पेज नंबर। ये है पेज नंबर। मैंने प्रिंट आउट निकाल लिया है। अच्छा, ये हड्डी टूटने के लक्षण है, पेज नंबर 34, नहीं 14 है, 14। 14। 14। हाँ जी। हड्डी टूटने के लक्षण। हाँ जी। दर्द, सूजन, चोटें, प्रभावित क्षेत्र के आसपास की त्वचा का रंग उड़ जाना, असामान्य कोण पर प्रभावित क्षेत्र का फलाव, घायल क्षेत्र पर वजन डालने में असमर्थ, प्रभावित क्षेत्र को स्थानांतरित करने में असमर्थता। हम्म, हड्डी जब टूट जाती है तो क्या क्या लक्षण होते हैं ये इसमें बताया है। दर्द होती है, उसके आसपास की जगह सूज जाती है, हमारी शरीर का वो हिस्सा सूज जाता है। और जगह जगह चोट होती है, मतलब वहां पे खरोंच वगैरह है, कुछ भी कोई भी चोट के कारण ही तो हड्डी टूटती है। और जहाँ चोट लगी है वहां उसकी जो स्किन है उसका कलर अलग हो जाता है। जब स्वेलिंग आती है तो स्किन का कलर बहुत अजीब अलग हो जाता है, वाइटनेस पे आ जाती है। असामान्य कोण पर प्रभावित क्षेत्र का हाँ, अगर हम एक खास उस पर उसको रखेंगे, हाथ या पैर जहाँ पे हमें चोट लगी उस अंग को रखेंगे एक खास पोजीशन पे, तो हमें वहां पर दर्द होगा। घायल क्षेत्र और उस पर प्रेशर नहीं डाल सकते, उस पर वजन, मान लो पैर पैर में हमारा फ्रैक्चर हुआ है तो हम पैर पे वजन डाल के चल नहीं सकते, पूरी बॉडी का उस पर प्रेशर या वजन नहीं डाल सकते। हाँ जी। नेक्स्ट। प्रभावित हड्डी या जोड़ में पीसने की अनुभूति, रक्तस्राव अगर ये एक खुला फ्रैक्चर है, अधिक गंभीर मामलों में लोग अनुभव कर सकते हैं। मैम आगे पढ़ूं? हाँ बिल्कुल, कंटिन्यू। चक्कर आना, बेहोशी या चक्कर आना, मतली, दर्दनाक हड्डी की इसको रहने दीजिए, चोटें। ये गलती से शायद प्रिंट हो गया है। प्रभावित क्षेत्र, प्रभावित हड्डी या जोड़ में पीसने की अनुभूति, मतलब जब हड्डी ब्रेक हो गई है, क्रैक आ गया है, तो उसको जैसे उस पर थोड़ा सा भी मूव करेंगे तो वो आपस में रगड़ खाएगी, तो ऐसा लगेगा जैसे वो पीसने की अनुभूति जैसा ऐसा लगेगा। हाँ जी। अस्थि भंग के प्रकार। अस्थि भंग के प्रकार, एक हड्डी फ्रैक्चर को आमतौर पर इसकी विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। इन श्रेणियों में शामिल है अनुप्रस्थ फ्रैक्चर। हम्म, इस प्रकार का फ्रैक्चर दर्दनाक घटनाओं जैसे गिरने या कार दुर्घटनाओं के कारण हो सकता है। हाँ बंद इसे, या 1 मिनट, ये अनुप्रस्थ फ्रैक्चर है, इसे ट्रांसवर्स फ्रैक्चर भी बोलते हैं। और ये हड्डी के आर पार बिल्कुल, हड्डी जो है उसके बीच में से फ्रैक्चर होता है, बिल्कुल सीधा, जैसे ये सीधी हड्डी है तो ये बीच में से क्रैक होगी, इसको अनुप्रस्थ या ट्रांसफर या कंप्लीट फ्रैक्चर बोलते हैं। ठीक है, ये नाम जो है आप इसको थोड़ा समझेंगे। अनुप्रस्थ फ्रैक्चर मीन्स कंप्लीट फ्रैक्चर, जो हड्डी के बीच में से क्रैक होता है, साइड से नहीं, बिल्कुल बीच में से हड्डी का दो टुकड़े में, लंबाई में, जैसे ये पूरे हाथ की हड्डी है, ये लंबाई में इसको टूट जाना, बिल्कुल बीच में से क्रैक हो जाना, ये ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ या कंप्लीट फ्रैक्चर कहलाता है। हाँ जी।
तो मैम ये जब हम एक्सरे निकालेंगे तभी पता चलेगा ना? हाँ, ये हमें तभी अगर स्किन के अंदर है तो एक्सरे हाँ निकालेंगे तभी पता चलेगा, लेकिन अगर वो स्किन से बाहर निकल के गया तो वो तो दिख ही जाता है, फिर भी एक्सरे निकालते हैं कि हड्डी कितना डैमेज हुआ है। हाँ मैम। राइट। हाँ जी। हाँ मैम। बंद या खुला फ्लेक्चर, हम्म। ग्रीन स्टिक फ्लेक्चर, हाँ, बारीक रेखा सा फ्लेक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर विखंड। क्या है? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या होता है? जैसे ग्रीन स्टिक होती है, कोई हरी टहनी देखी होगी आपने कि वो एक तरफ से झुकी होती है, मुड़ी हुई होती है। कोई भी हरी ग्रीन स्टिक, कोई भी हरी टहनी होती है जो एक तरफ से झुकी मुड़ी होती है, उसी तरह हड्डी एक तरफ से झुक जाती है, मुड़ जाती है। वो टूटती नहीं है लेकिन वो मुड़ जाती है। और ऐसा तब होता है, ये खासकर बच्चों में होता है, क्योंकि बच्चों की हड्डियां बड़ी लचीली होती हैं। वो ब्रेक कम होता है, वो अगर वो ब्रेक भी होगा तो वो एक किनारे से ब्रेक होगा, बीच में से ब्रेक बहुत कम होता है और वो मुड़ जाती है, तो उसको ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट, बारीक रेखा सा फ्लेक्चर। हाँ जी। बारीक रेखा का पूरा बताया था, जो बिल्कुल ब्रेक हल्का सा क्रैक आ जाता है, वो बारीक रेखा जैसा फ्रैक्चर होता है। हाँ जी, हल्का सा नेक्स्ट। क्रैक बोलते हैं मैम इसको। हाँ, जिसमें हल्का सा क्रैक आ जाए, बिल्कुल क्रैक, बिल्कुल हल्का सा क्रैक, बाल बराबर क्रैक हो जाए, बारीक रेखा जैसा फ्रैक्चर, मतलब हड्डी पूरी तरह नहीं टूटी लेकिन उसमें हल्का सा क्रैक आ गया है, दिख रहा है जॉइंट है लेकिन बहुत माइनर सा उसमें क्रैक आ गया, बाल बराबर क्रैक आ गया है, तो उसको बारीक रेखा सा फ्रैक्चर बोलते हैं। हाँ जी। विखंडित अस्थिभंग। हम्म। विखंडित अस्थि पूरा मतलब एक अस्थि मतलब हड्डी का टूटना, विखंडित मतलब दो से ज्यादा टुकड़े होना, ज्यादा टुकड़ों में टूटना, उसे विखंडित अस्थि भंग बोलते हैं। राइट। ओके मैम। हाँ जी, नेक्स्ट। नेक्स्ट, एप्सिलॉन फ्लेक्चर। एवोल्यूशन फ्रैक्चर। एवोल्यूशन फ्रैक्चर क्या होता है? जब टेंडेंस या लिगामेंट से जुड़ा हड्डी का एक छोटा सा टुकड़ा हड्डी से अलग हो जाता है। टेंडेंस होते हैं ऊतक, हमारे शरीर में ऊतक होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं जो हड्डी को, आप दो हड्डियों को जोड़ के रखने वाले जो रेशे बारीक सख्त ऊतक होते हैं उनको लिगामेंट्स बोलते हैं, और टेंडेंस होते हैं जो हड्डियों को सपोर्ट करते हैं। लिगामेंट्स हड्डियों को मूव करने में, ज्वाइंट्स को मूव करने के अंदर हमारी हेल्प करते हैं, और टेंडेंस होते हैं दो जो हड्डियों के जो जुड़ाव होता है उसको सपोर्ट करते हैं कि वो इधर उधर हिले नहीं, अपनी जगह पर स्थिर रहे, और जितना भी हड्डियों को चलने में या हड्डियों पर जो भी वजन पड़ता है उसको उसको हड्डी को एक जगह संतुलित रखने में हेल्प करते हैं। और उनका टूट जाना, लिगामेंट्स का टूट जाना, ये क्या कहलाता है? एल्वेशन फ्रैक्चर। समझ रहे हैं? लिगामेंट्स और टेंडेंस का ब्रेक हो जाना एल्वेशन एल्वेशन फ्रैक्चर कहलाता है। अब लिगामेंट्स क्या है, टेंडेंस क्या है, ये मैंने आपको बताया है कि हड्डी का जो एक टुकड़ा दूसरी हड्डी से जो जुड़ा होता है, एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने में लिगामेंट्स काम करते हैं, और उनको ज्वाइंट्स को सपोर्ट जो देते हैं वो टेंडेंस होते हैं, ऊतक होते हैं। क्योंकि वो ऊतक ये सख्त होते हैं लेकिन लचीले होते हैं। राइट, समझ रहे हैं आप लोग? लिगामेंट्स और टेंडेंस क्या है और एल्वेशन फ्रैक्चर क्या है? यस मैम। मैडम, मैम ठीक से समझ में नहीं आया। हमारे जो शरीर के जो ज्वाइंट्स होते हैं, एल्वेशन फ्रैक्चर क्या होता है? ये है ज्वाइंट से ही, जो ज्वाइंट से हमारे अस्थि भंग होता है, हमारी हड्डियां टूटती हैं, उसको एल्वेशन फ्रैक्चर कहते हैं। और ये कब होता है? जब लिगामेंट्स और टेंडेंस ब्रेक हो जाते हैं। लिगामेंट्स क्या होते हैं? दो हड्डियों को जोड़ने वाले सख्त और लचीले ऊतक होते हैं। सेल्स, जो मांसपेशियां होती हैं, रेशेदार मांसपेशियां, इनको बैंड्स की तरह होती हैं, ये एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़े रहती है, लिगामेंट्स कहलाते हैं इसको। और टेंडेंस क्या होते हैं? ये मसल्स ऊतक होते हैं, ये हड्डियों के जोड़ों को सपोर्ट करते हैं जिससे कि हड्डियां मूव करें और अपनी जगह पर रहें। और लिगामेंट्स ज्वाइंट्स को मूव करने में हेल्प करते हैं। जो हमारे पैर हैं, हमारे हाथ है, कलाइयां हैं, ये ऐसे, इनको क्या हो रहा है, ये इसके अंदर लिगामेंट्स हैं जो इनको मूव करने में, ये वाली हड्डियों को और इस वाली हड्डी के साथ जोड़ने वाले लिगामेंट्स है।
और इनको जो अंदर जो है सपोर्ट कर रहे हैं इस ज्वाइंट को, वो हमारे टेंडन्स हैं। यहाँ से जब फ्रैक्चर होता है, लिगामेंट्स और टेंडन्स जब ब्रेक होते हैं और फिर हड्डी का फ्रैक्चर होता है, उसको एल्वेशन फ्रैक्चर बोला जाता है, एवल्शन फ्रैक्चर बोला जाता है। आप समझ में आया? यस मैम। ओके। नेक्स्ट संपीड़न फ्रैक्चर। हाँ, संपीड़न फ्रैक्चर क्या होता है? ये होता है कॉम्प्रेशन फ्रैक्चर। रीढ़ की हड्डी जो हमारी होती है, जो हमारे सिर से और लंबर तक गई होती है, टेलबोन तक होती है, वहां पे कोई भी फ्रैक्चर आना, किसी भी हड्डी का दब जाना या उसको हल्का सा ब्रेक आ जाना, ये संपीड़न फ्रैक्चर या कंप्रेशन फ्रैक्चर होता है। ये ज्यादातर ओल्ड एज लोगों को होता है। उनकी कमर झुक जाती है क्योंकि ओल्ड एज लोगों में कैल्शियम, विटामिन, पोषक तत्वों का बहुत कमी हो जाती है उनके भोजन में। उनको पचाने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए वो कम भोजन ले पाते हैं और इस वजह से उनका एक कुबड़ जैसा निकल आता है। इसको संपीड़न फ्रैक्चर बोला जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है? वहां पे खपची वगैरह लगाई जाती है या उसको सीधा रख के लेटना, या पटिया कुछ कमर पे कुछ इस तरह का बांधा जाता है, बेल्ट नुमा। इसको संपीड़न फ्रैक्चर या कंप्रेशर फ्रैक्चर बोला जाता है। ये ओल्ड एज लोगों को, ऑलमोस्ट ज्यादातर लोगों को होता है, रीढ़ की हड्डी के अंदर होता है ये। ठीक है? क्लियर नेक्स्ट है? प्रभावित फ्रैक्चर। हाँ हाँ, मैम। प्रभावित फ्रैक्चर इम्पैक्टिव फ्रैक्चर होता है। ये हड्डी के टूटने के बाद ये क्या होता है कि जैसे दो हड्डियां टूटी हैं, वो टूट के अलग नहीं होती, वो एक दूसरे के अंदर जुड़ जाती है, एक दूसरे के अंदर धस जाती है। जैसे ये ज्यादातर ज्वाइंट्स होते हैं हमारे, अगर वहां पे कोई फ्रैक्चर होता है तो वो एक दूसरे के साथ धस जाती है। एक हड्डी, ये जैसे ज्वाइंट्स है या हमारे पैर के ज्वाइंट्स है, हमारे घुटने के ज्वाइंट्स हैं, अगर यहाँ पे कोई फ्रैक्चर हुआ है तो वो एक हड्डी साथ वाली हड्डी के अंदर घुस जाएगी, धस जाएगी। इसको ये प्रभावित फ्रैक्चर या इम्पैक्टिव फ्रैक्चर कहा जाता है। ये ज्वाइंट्स के आसपास ज्यादातर होता है और जुड़ने में इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए, ऐसी चोटों से बचना चाहिए। जितने भी हमने अस्थि भंग के प्रकार पढ़े, क्या आप समझ आ रहे हैं सबको? हाँ मैम, अभी तो समझ में आ रहा है। कोई कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है? ओके, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट। हाँ जी, आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। निदान। निदान हम्म, फ्रैक्चर के प्रकार और गंभीरता को निर्धारित करने के लिए डॉक्टर एक भौतिक मूल्यांकन और आदेश इमेजिंग परीक्षण करेगा। एक्सरे ब्रेक की द्विआयामी छवि बनाए। हम्म, एक हड्डी स्कैन का उपयोग उन फ्रैक्चर को खोजने के लिए किया जाता है जो एक्सरे पर दिखाई नहीं देती है। एक कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन हड्डी के विस्तृत क्रॉस सेक्शन बनाने के लिए कंप्यूटर और एक्सरे का उपयोग करता है। एमआरआई मजबूत चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके बहुत विस्तृत छवियां बनाता है। एमआरआई का उपयोग अक्सर तनाव फ्रैक्चर के निदान के लिए किया जाता है। कई बार क्या होता है, एक्सरे में भी हमारा हड्डी का ब्रेक नजर नहीं आता, तब हम और भी ज्यादा उसको जैसे स्कैन करना, एमआरआई तक करवाते, जिससे कि बारीक से बारीक फ्रैक्चर जो हमारे एक्सरे में नहीं आता वो हमें पता चल जाए। हाँ जी, नेक्स्ट इलाज। नेक्स्ट इलाज। मैम ये क्या लिखा है, नहीं आ रहा है। स्प्लिंट। स्प्लिंट। पहला स्प्लिंट। स्प्लिंट। हाँ। हाँ, स्प्लिंट ब्रेस या कास्ट सहायक उपकरण है जिनका उपयोग टूटी हुई हड्डी को ठीक होने के दौरान स्थिर करने और सहारा देने के लिए किया जाता है। टूटी हुई हड्डी होती है, एक सेकेंड, टूटी हुई हड्डी होती है तो उसको जोड़ने के लिए बहुत सारी चीजों का प्रयोग करते हैं, जैसे खपची लगाना,
लकड़ी का कोई टुकड़ा सीधा खप जैसा होता है, उसको लगा देना, स्केल जैसा होता है सपाट, उसको लगा के हड्डी को सहारा देना। या फिर उसके अंदर और भी ज्यादा होता है तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, ओपन ओपन डिटेक्शन और इंटरनल फिक्सेशन करने के लिए उसके अंदर तार वगैरह जोड़ देते हैं हड्डी का ऑपरेशन करते समय, जिससे कि वो हमारी जो टूटी हुई लिगामेंट्स हैं, टिश्यूज हैं, उन वो सारी हड्डियां या बारीक जो हमारी हड्डियां हैं वो उन तारों के साथ जुड़ी रहें। प्लास्टर करना, ये सब हमारे हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। आगे। हाँ जी। कर्षण एक स्थिरीकरण टेक्निक है जो टूटी हुई हड्डी के चारों ओर मांसपेशियों और टेंशन को धीरे टेंडन धीरे को फैलाने के टेंडन हाँ टेंडन को धीरे धीरे फैलाने के लिए पुली और वजन का उपयोग करती है, और उपचार को बढ़ावा देने के लिए हड्डी के सिरों को संरेखित करते हैं। हम्म कर्षण में कर्षण मीन्स खींच कर जैसे हड्डियां हैं वो आपस में थोड़ा सा इधर अंदर टूटी है, स्किन के अंदर फ्रैक्चर हुआ है, तो उसको क्या करते हैं डॉक्टर या जो भी इसको होते हैं, डॉक्टर होते हैं इसका इलाज करने के लिए, ट्रीटमेंट देने के लिए, उनको खींच कर साथ में जोड़कर और उसको प्लास्टर कर देते हैं, जिससे कि हमारी हड्डी जो है अपने स्थान पे सही तरीके से जुड़ जाए। इसको कर्षण बोला जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट। खुली कमी और आंतरिक निर्धारण हम्म ORIF सर्जरी के लिए गंभीर फ्रैक्चर की आवश्यकता होती है, जिसमें हम्म डॉक्टर टूटी हुई हड्डी को ठीक करता है और छड़, स्क्रू और प्लेटों का उपयोग करके इसे ठीक करने के लिए जगह में रखता है। ORIF मीन्स इसका फुल फॉर्म है ओपन डिडक्शन और इंटरनल फिक्सेशन। जो इंटरनल फिक्सेशन होती है, स्क्रू, पेच, जो अभी आपने पढ़ा है, छड़ें, जो बारीक बारीक छड़ी होती हैं, वो हड्डियों को सही करने के लिए, फिक्स करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और जो बाहर से हेल्प करी जाती है उसको आउटर फिक्सेशन, ये बाहरी फिक्सेशन, जिसमें डॉक्टर जो है मेटल की पिन या स्क्रू लगाते हैं जिससे कि हड्डी अपने स्थान पे लगी रहे और उसकी वो कम से कम डैमेज हो। हाँ जी, नेक्स्ट पढ़िए। बाहरी बाहरी फिक्सेशन में डॉक्टर फ्लेक्चर साइड के ऊपर और नीचे टूटी हुई हड्डी में मेटल पिन या स्क्रू लगाते हैं। पिन या पेंच त्वचा के बाहर एक धातु की पट्टी से जुड़े होते हैं। तो ऐसा कॉम्प्लिकेटेड इसमें जो समझ नहीं आया हो? ओके, नेक्स्ट, जटिलताओं। जटिलताओं हम्म हालांकि हड्डी के फ्रैक्चर आमतौर पर उचित उपचार से ठीक हो जाते हैं, लेकिन जटिलताएं हो सकती है, जैसे फ्रैक्चर गलत स्थिति में ठीक हो सकता है या प्रक्रिया के दौरान हड्डियां हिल सकती है। यदि उपचार के दौरान बचपन की हड्डी का फ्रैक्चर बाधित हो जाता है, तो ये उस हड्डी के विशिष्ट विकास को प्रभावित कर सकता है। एक यौगिक फ्रैक्चर में बैक्टीरिया त्वचा के माध्यम से प्रवेश कर सकती है और हड्डी या अस्थि मज्जा को संक्रमित कर सकती है। जटिलताएं, जो बोन फ्रैक्चर होता है, इसके अंदर कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं कि हड्डी को जब जोड़ते हैं तो वो जोड़ते समय हो सकता है वो हल्की सी भी हिल जाए, बाल बराबर भी अगर वो हिल जाएगी तो जो स्थिति है वो थोड़ी दूसरी हो जाएगी। हो सकता है कि वो ठीक से ना जुड़े, और जैसे पैर का फ्रैक्चर है और हड्डी बिल्कुल भी जरा सी भी हिल गई है तो वो ठीक से नहीं जुड़ेगी, फिर जिससे रोगी को चलने फिरने में हमेशा दिक्कत आएगी। दूसरा है कि अगर वो जो बचपन में कोई फ्रैक्चर हुआ है और वो ठीक से नहीं जुड़ा या जुड़ भी गया लेकिन हड्डी ज्यादा खराब, ज्यादा टूटी है, तो वो जो हड्डी एक उम्र के साथ ग्रो करनी चाहिए वो उतना ग्रो नहीं कर पाएगी। अगर वो ठीक से खाना पीना उसका जरा भी ठीक नहीं रहता मरीज का या बच्चे का, तो वो हड्डी उतनी पूरी तरह बढ़ नहीं पाएगी।
ये भी इसका एक कॉम्प्लिकेटेड है। हड्डियां जब टूट जाती हैं बच्चों में तो उनका बहुत खास ख्याल रखना चाहिए, उनकी डाइट का, उनके खाने पीने का, उनकी मेडिसिन का, उनके आराम का, कि जो हड्डी वाली जगह है, हड्डी वाली चोट है, उसको ज्यादा हिलना डोलना नहीं, उसके खाने पीने का ध्यान रखा जाए और डॉक्टर के तरह से उसको टाइम टू टाइम चेकअप वगैरह करवाते रहे। तीसरा है यौगिक फ्रैक्चर, मीन्स ओपन फ्रैक्चर जो होता है, जैसे हड्डी भी टूट गई है और मांस भी, स्किन भी हमारी हट गई है वहां से, तो उससे क्या होता है कि बैक्टीरियाज वगैरह जो भी हमारे हैं वो हमारे स्किन के अंदर जा सकते हैं और हमारी पूरी बोन्स को और उनको संक्रमित कर सकते हैं, जिससे कि बीमारी होने का खतरा या बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं, मरीज को बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है, इसलिए इनका बहुत खास ख्याल रखना चाहिए। नेक्स्ट है हड्डी के फ्रैक्चर को कैसे रोकें। हड्डी के फ्रैक्चर को कैसे रोकें। मोटर वाहन में सवारी करते समय हमेशा सीट बेल्ट पहने। मनोरंजक गतिविधियों जैसे साइकिल चलाना, स्नो स्नोबोर्डिंग हम्म या संपर्क खेलों के लिए हमेशा उचित सुरक्षा गियर, हेलमेट और अन्य सुरक्षात्मक पैडिंग पहने। गलियारों और सीढ़ियों को टिपिंग के खतरों से मुक्त रखें। अगर किसी व्यक्ति को ऑस्टियोपोरोसिस है तो ताकत और संतुलन में सुधार के लिए नियमित व्यायाम करें। हड्डी बनाने वाली दवाएं और पूरक जैसे कैल्शियम और विटामिन डी शुरू करने के बारे में डॉक्टर से बात करें। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए ये बाकी सुरक्षा तो करनी ही चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपना नियमित व्यायाम करना चाहिए, जिससे कि हमारे बोन्स जो हैं वो उनमें लचीलापन बना रहे, उनकी मूवमेंट अच्छी तरह होती रहे, और अगर जरूरत पड़ती है तो हमें पूरक जैसे कैल्शियम और विटामिन की टैबलेट्स या इस तरह का लेना चाहिए। डाइट के अलावा भी, डाइट में होना चाहिए ही, लेकिन अगर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है तो डाइट के अलावा भी हम इनके टैबलेट्स वगैरह डॉक्टर से पूछकर ले सकते हैं। फ्रैक्चर के लिए फ्रैक्चर के लिए उपचार। हाँ जी। यहाँ फ्रैक्चर के लिए कुछ प्राथमिक उपचार दिए गए हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, टूटी हुई या अव्यवस्थित हड्डी को हिलाने से हड्डी आसपास की नसों, ऊतकों और रक्त वाहिकाओं को अतिरिक्त नुकसान हो सकता है, इसलिए आंदोलन को प्रतिबंधित करें और इसे यथासंभव स्थिर रखें। नेक्स्ट पढ़ना। हाँ जी। सुरक्षित करें कि सुनिश्चित करें कि घायल व्यक्ति सदमे की स्थिति में नहीं है और हड्डी को स्थिर करने के लिए एक पट्टी का उपयोग करें जब तक कि व्यक्ति को उचित चिकित्सा सहायता न मिल जाए। यदि कोई खुला घाव है तो उसे आगे के चिकित्सा उपचार के रास्ते में एक साफ कपड़े या पट्टी से ढक दें। शरीर के घायल हिस्से को ऊंचा रखें क्योंकि ये रक्तस्राव और सूजन को कम करने में मदद करता है। इसमें है ना, सबसे पहले टूटी हुई या अव्यवस्थित हड्डी को, जहाँ पे जिसको भी चोट लगी है उस शरीर के उस पार्ट को जहाँ पे हड्डी ब्रेक हुआ है, उसके आसपास की नसों, ऊतकों और रक्त वाहिकाओं को अतिरिक्त नुकसान हो सकता है, क्योंकि वहां पे ब्लड सर्कुलेशन भी उनका खराब हो सकता है, क्योंकि हड्डी ब्रेक हो गई है। इसके लिए क्या करना चाहिए कि उसको अच्छे से ढकें और उसको बांध दें, कवर कर दें, उसको अच्छे से ढक दें, उसको कवर कर दें, और ज्यादा हिलाए डुलाए नहीं, हिलाने डुलाने से पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन हो सकता है। और उसके बाद क्या करना चाहिए, हड्डी को स्थिर करने के लिए, अगर हड्डी ओपन फ्रैक्चर है तो उसको स्थिर करने के लिए उसको उस स्थान से जोड़ के उस स्थान पे रखे और उसको किसी कपड़े से या पट्टी से ढक दें और उसको तुरंत मेडिकल एड तक लेके जाएं, जहां पर उसको मेडिकल एड मिल सके। अगर उसके साथ कोई घाव, खुला हुआ है घाव है, तो उसको अच्छे से किसी कपड़े या साफ पट्टी से ढक दे, जिससे कि इन्फेक्शन का खतरा कम से कम हो
और घायल शरीर का जो घायल हिस्सा जो इंजर्ड हुआ है उसको ऊंचा रखें जिससे कि ब्लीडिंग कम हो और स्वेलिंग कम हो। हाँ जी। नेक्स्ट है जलने पर प्राथमिक उपचार। जलने पर प्राथमिक उपचार। प्रभावित व्यक्ति को गर्म जगह से तुरंत दूर ले जाएं, जिससे उसका जलना बंद हो। 10 से 30 मिनट तक ठंडा या गुनगुना पानी डालकर जले हुए स्थान को ठंडा करें। बर्फ या बर्फ के पानी का या किसी क्रीम या घी अथवा मक्खन जैसे चिकनी चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बर्फ ये जलने पर बर्फ का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जलन हो रही है बहुत, तो बर्फ का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए? एक तो हाँ हाँ बर्फ जी का कहिए। यूज करेगी मैम तो शायद छाला जल्दी पड़ जाएगा। वो भी बात होती है, लेकिन इसका एक कारण ये भी होता है कि स्किन जो होती है बहुत सेंसिटिव हो जाती है, जली हुई स्किन। बर्फ थोड़ी हार्ड होती है, अगर उसको हम सीधा लगाएंगे तो उससे स्किन छिलने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। और बर्फ का पानी तुरंत बहुत ज्यादा ठंडा होता है, तो उससे जो आसपास के नर्व्स हैं, जो रक्त वाहिकाएं हैं, वो प्रभावित हो सकती हैं, वो सुन्न हो सकती है और हमेशा के लिए डेड हो सकती हैं। इसलिए बर्फ का पानी और बर्फ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि अब देखा था ये एसिड अटैक बहुत ज्यादा हुए थे बीच में, तो ये बाद में पता चला कि अगर इस तरह का कोई एसिड से अगर किसी को बाय चांस एक्सीडेंटली कुछ हो जाता है तो उस पे हम कच्चा दूध डाल सकते हैं। उससे क्या होगा, स्किन की जलन भी कम होगी और स्किन भी कम से कम खराब होगी। अंदर की जो मांसपेशियां हैं वो कम से कम खराब होगी, अंदर के टिश्यूज मसल्स जो हैं वो कम से कम खराब होंगे। हाँ जी नेक्स्ट। जली हुई त्वचा के आसपास कोई कपड़ा या गहना हो तो उसे तुरंत हटा दें, मगर त्वचा के साथ चिपक गई किसी चीज को बिल्कुल ना हटाएं। कंबल कंबल जैसी चीज का इस्तेमाल कर प्रभावित व्यक्ति के शरीर की गर्माहट सुनिश्चित करें, मगर ध्यान रहे कि ऐसा करते समय जले हुए स्थान पर रगड़ न लगे। हाँ जी पढ़ते जाइए, कंटिन्यू। जले हुए स्थान को क्लिंग फिल्म से ढककर रखना। जलने से होने वाले दर्द से राहत पाने के लिए पैरासिटामोल या ब्लूफेन ली जा सकती है। मैम नेक्स्ट पढ़ूं? हाँ जी हाँ कंटिन्यू। कब जाएं डॉक्टर के पास? ये निर्भर करता है कि जलन कितनी गंभीर है। सामान्य जलन का इलाज घर पर भी किया जा सकता है। मामूली जलने पर जले हुए स्थान को साफ रखना चाहिए और अगर छाले हो गए हों तो जबरदस्ती ना फोड़ें, बल्कि अपने आप फूंकने दें। अधिक गंभीर जलने पर प्रशिक्षित चिकित्सकीय देखभाल जरूरी होती है। आपको किसी अस्पताल के दुर्घटना एवं आकस्मिक चिकित्सा विभाग में जाना चाहिए। अगर घर पे कुछ ऐसा कुछ थोड़ा बहुत अपने हाथ कुछ ऐसा कुछ जल जाता है, एक्सीडेंटली कुछ हमारे शरीर में कुछ ऐसा हिस्सा जल जाता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तुरंत ही ये एलोवेरा है, एलोवेरा अगर जेल पड़ी हो तो बहुत अच्छी बात है। एलोवेरा का अगर पौधा हो तो उसका तुरंत उसको धो के उसको थोड़ा सा उसका येलो वाला पार्ट्स निकल जाने तक उसको छील के अगर जलने वाले स्थान पे हल्का हल्का अगर लगाएंगे तो इससे जले हुए स्थान के जो वो है तुरंत राहत मिलेगी, छाले कम से कम पड़ेंगे और जो अपने अंदर के जो टिश्यूज और मसल्स होते हैं वो भी अपने खराब नहीं होंगे। एलोवेरा जो है जलने वाले का बहुत अच्छा सा एक होममेड वो है, मेडिसिन है जले हुए स्थान पे लगाने के लिए। हल्दी हल्दी भी आप लगा सकते हैं जिससे कि इन्फेक्शन ना हो। हल्दी एंटीबायोटिक होती है, इन्फेक्शन को कम से कम करने में हमारी हेल्प करती है। हाँ जी नेक्स्ट है। सभी रासायनिक और बिजली से जलने पर, ज्यादा और गहरा जलने पर जलने का जगह
हथेली के आकार से बड़ी होने पर सभी आकार के पूर्ण मोटाई के जले। इस तरह जलने पर त्वचा सफेद या चमड़ी निकलती है। चेहरे, हाथ, बाजुओं, पैर और जननांगों पर आंशिक मोटाई में जलना। इस तरह जलने पर त्वचा पर छाले पड़ जाते हैं। धुआं या गैस सांस के रास्ते अंदर जाने पर भी चिकित्सकीय परामर्श जरूरी होता है। कुछ लक्षण देर से नजर आ सकते हैं, जैसे खांसी, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ या चेहरे पर जलना। जलने का असर जिन लोगों पर सबसे ज्यादा होता है, उनमें 5 साल से कम उम्र के बच्चे और गर्भवती महिलाएं शामिल हैं। इन्हें जलने या झुलसने पर तुरंत चिकित्सकीय परामर्श की जरूरत होती है। ड्रेसिंग से पहले जले हुए स्थान की सफाई, उसके आकार व गहराई का आकलन किया जाता है। इसके साथ ही प्रभावित व्यक्ति को ड्रेसिंग बदलने से संबंधित निर्देश भी दिए जाते हैं। जलने और झुलसने से उबरने के बारे में जानकारी प्राप्त करें। जलना बहुत ज्यादा तकलीफ दे होता है और ये जलन अंदर तक, शरीर के अंदर तक बनी रहती है बहुत लंबे समय तक। इसलिए जले व्यक्ति को जैसे आग लगती है तो उसको मोटा कंबल उसको ओढ़ा दिया जाता है, जिससे कि आग बुझ जाए और बाहर की तेज हवा के साथ जो वो उसकी जो जलन है वो धीरे धीरे शांत हो जाए और तुरंत उसको मेडिकल एड दे। अगर छोटे मोटे शरीर का कोई हिस्सा, जैसे हाथ वगैरह कुछ जला है, तो अपने घर के अंदर जो होता है, जैसे कि अपना मैंने अभी बताया, ये एलोवेरा, ये बहुत अच्छा काम करता है। और ऑयल वगैरह कुछ हम नहीं लगाना चाहिए एकदम से, जिससे कि दिक्कत हो। और हाथ वगैरह थोड़ा बहुत जल जाता है तो हल्दी जो है एंटीबायोटिक होती है, हम उस पर हल्दी लगा सकते हैं, जिससे कि इन्फेक्शन ना फैले और हमारी स्किन कम से कम इन्फेक्टेड हो। हाँ जी। लक्षण। जलने या झुलसने के लक्षण उसकी गंभीरता पर निर्भर करती है। कुछ मामूली जलने की घटनाएं भी काफी तकलीफदेह होती है, जबकि जलने के बड़े मामलों में जरा भी दर्द नहीं होता है। जलने के लक्षण में शामिल हो सकता है लाल त्वचा की परत उतरना, छाले, सूजन, सफेद या जलकर खास त्वचा, दर्द की गहराई, राख त्वचा, सफेद या जलकर राख त्वचा है। राख त्वचा। दर्द की गहराई का एहसास इस बात से संबंधित नहीं होता है कि जलन कितनी गंभीर है। जलना जब थोड़ा बहुत जलता है तो हमारी स्किन वहां से लाल हो जाती है, लेकिन अगर उससे ज्यादा जलता है तो ऊपर वाली हमारी स्किन उतर जाती है। हमारी स्किन के अंदर एक और स्किन है मसल्स वाली, वहां तक जल जाता है, तो उधर छाले भी पड़ जाते हैं, या फिर वहां पे बिल्कुल राख, जो बहुत ज्यादा जल जाता है। अंदर की स्किन, हमारे मसल्स, हमारे टिश्यूज जो भी हैं, हमारी हड्डी तक जब वहां पे जल जाता है, हमारे मांस, तो फिर वहां पर राख जैसा आ जाता है, राख हो जाता है। तो और इसमें बताया कि दर्द की गहराई का एहसास होना इस बात का संबंध नहीं होता कि जलन कितनी गंभीर है। दर्द थोड़ा सा जलेंगे तब भी दर्द होता है, और ज्यादा जलेंगे तो भी दर्द, भयंकर दर्द होता है। तो इसलिए जलने को वो नहीं मानना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए। जरा सा भी जलता है तो उसको तुरंत हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर घर में थोड़ा बहुत जला तो उसका भी ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि इससे इन्फेक्शन का खतरा सबसे ज्यादा होता है। आपकी त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग होती है त्वचा। इसके ढेरों काम है, जिसमें आसपास के वातावरण और आपके बीच अवरोध का काम
करना और उसके मुताबिक तापमान नियमित करना शामिल है। आपकी त्वचा 3 परत में बनी है। पहला स्किन, है हम एक एप, सेकंड एक सेकंड स्किन ओके। जो है हमारे जो सेंस ऑर्गन है उसमें एक हमारी स्किन भी है। हमारे ज्ञानेंद्रियों में आंख, कान, नाक, हाथ, मुंह जो और जीभ है, नाक है, और हमारी त्वचा भी है। हम त्वचा से भी सांस लेते हैं, और त्वचा हमारा क्या क्या काम करती है, हमारे टॉक्सिन्स को, जो बॉडी के अंदर हमारे टॉक्सिन होते हैं उनको भी बाहर निकालने का काम करती है। और बाहर के जो तापमान है उससे हमारे शरीर के अंदर के तापमान के साथ एक वो सामंजस्य बना के रखती है। हमारी स्किन हमारी बहुत हेल्प करती है। तो हमारी स्किन कितने प्रकार, इसके अंदर 3 परतें होती हैं। 3 परतों में एपिडर्मिस, हाँ जी, पहला है एपिडर्मिस, दूसरा डर्मिस और तीसरा सबक्यूटेनियस फैट। हाँ जी। पहला है त्वचा की बाहरी परत 0.5 से 1.5 मिलीमीटर तक मोटी होती है। इसमें कोशिकाओं की 5 परत होती है जो ऊपर की तरफ त्वचा की सतह पर काम करते हैं, जहां प्रत्येक 2 हफ्तों में मृत कोशिकाएं जमा होती हैं। जो एपिडर्मिस हमारी स्किन होती है ये 0 से 1.5 तक मोटी होती है, और इसमें कोशिकाओं की 5, इसमें भी कोशिकाओं की 5 परत होती है। कई बार देखते हैं ना, हमारी स्किन है वो अपने आप कई बार ड्राई होके निकलनी भी शुरू हो जाती है सर्दियों के साथ। तो इस तरह हमारी जो स्किन है वो अगर डेड स्किन होती है तो वो रब करने से वो निकल जाती है। ये हमारी एपिडर्मिस स्किन होती है। हाँ जी। दूसरा दूसरी है है दूसरा है डर्मिस। डेर्मिस। यह ऐसेदार ऊतकों की अंतर्निहित परत होती है। 0.3 से 3 मिलीमीटर तक मोटी होती है और इसमें 3 तरह की मिश्रित ऊतक होती है। डर्मिस में रोमकूप और पसीने की ग्रंथियों के साथ ही रक्त वाहिकाएं व तंत्रिकाएं होती है। हमारे शरीर से टॉक्सिन्स जो निकलते हैं वो किस तरीके से निकलते हैं, स्किन के जरिए, पसीने से। एक यूरिनेशन और स्टूल पास करने के अलावा हमारे शरीर से टॉक्सिन्स निकलते हैं हमारे स्किन के जरिए, पसीने से। तो पसीना जैसे निकलता है वहां पे क्या है, रोम, हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं, और हमारे ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स, जो पसीने के ग्लैंड्स होते हैं जहां से पसीना निकलता है, जो हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन स्किन के अंदर जमा हो जाते हैं, वो हमारे स्किन से भी निकलते हैं। और उसके साथ हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व्स होती हैं, जिसको हमारी स्किन सुरक्षित रखती है हमारे शरीर के अंदर ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए। जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है उनको स्किन के अंदर हमारी स्किन सुरक्षित रखती है। हाँ जी। नेक्स्ट है सबक्यूटेनियस फैट या सबक्यूटिस। ये वसा और ऊतकों की अंतिम परत होती है। ये अलग अलग व्यक्तियों हाँ, में व्यक्तियों में विभिन्न मोटाई की होती है। इनमें बड़ी रक्त वाहिकाएं और तंत्रिकाएं होती हैं और यहीं से त्वचा व पूरे शरीर का तापमान भी नियमित होती है। स्किन क्या करती है, हमारे शरीर का टेम्परेचर भी कंट्रोल करती है। बाहर के टेम्परेचर से और हमारी बॉडी के टेम्परेचर के अंदर एक सामंजस्य बनाती है। हमारी स्किन बहुत हेल्प करती है इसमें। और हमारी स्किन के अंदर फैट जो जमा होता है वो विटामिन डी में भी कन्वर्ट होता है। कुछ हॉर्मोन्स और एंजाइम से मिलके हमारे शरीर में जो फैट जमा होता है वो क्या होता है, विटामिन डी में भी कन्वर्ट होता है, जो शरीर को ऊर्जा देता है। तो हमारी स्किन की जो आपने 3 जो टाइप्स पढ़ी हैं इसको अच्छे से समझना। कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड है जो आपको समझ में नहीं आया हो? नहीं मैम। हमारी स्किन के काम है, हमारी स्किन जो है
टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है पसीने के द्वारा, और हम बाहर हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित भी करती है, बाहर के तापमान के साथ उसका सामंजस्य भी बनाती है। हाँ जी, नेक्स्ट है जलने के प्रकार। नेक्स्ट, जलने के प्रकार। जलने का आकलन त्वचा को हुई क्षति के आधार पर किया जाता है। इसके 4 मुख्य प्रकार होते हैं। सुपरफिशियल एपिडर्मल बॉन्ड्स, दूसरा है सुपरफिशियल डर्मल बॉन्ड्स, तीसरा है डीप डर्मल और पार्टियल थिकनेस बॉन्ड, चौथा है फुल थिकनेस बॉन्ड्स। इन्हें नीचे विस्तार से बताया गया है। पहला है सुपरफिशियल एपिडर्मल बॉन्ड्स। इस तरह जलने पर त्वचा की ऊपरी परत एपिडर्मिस क्षतिग्रस्त होती है। इसमें त्वचा लाल हल्की सूजी होती है और इसमें दर्द होता है मगर छाले नहीं होते हैं। मैं नेक्स्ट पढ़ूं? हाँ जी कंटिन्यू करिए। सुपरफिशियल डर्मल बॉन्ड्स। इस तरह जलने पर त्वचा की ऊपरी सतह एपिडर्मिस और दूसरी सतह डर्मिस का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त होता है। प्रभावित शख्स की त्वचा निस्तेज, त्वचा निस्तेज, गुलाबी, तकलीफदेह और उस स्थान पर छोटे छोटे हो सकते हैं, छाले हो सकते हैं। जो पहले हमारी स्किन का हाँ। जो ऊपरी हिस्सा जलेगा तो उसमें क्या है, हल्का सा रेडिश आ जाएगी, लेकिन स्वेलिंग आ जाएगी, हल्का सा सूज जाएगा, दर्द होगा, लेकिन उसमें छाले नहीं पड़ेंगे। लेकिन वो थोड़ा और ज्यादा जब जलेगी, दूसरी सतह तक पहुंचेगी, तो उसमें क्या होगा, छाले भी पड़ जाएंगे, हमारी स्किन रेड भी हो जाएगी और वहां पर छाले पड़ने लग जाएंगे। तो ये दूसरी स्किन तक जब हमारा जल जाता है शरीर, तो वहां पर छाले पड़ने शुरू हो जाते हैं और बहुत ज्यादा पेनफुल होता है ये। तीसरा है डीप डर्मल और पार्टियल थिकनेस बॉन्ड्स। इस तरह से जलने पर त्वचा की ऊपर सतह एपिडर्मिस और दूसरी सतह डर्मिस क्षतिग्रस्त हो जाती है। इस तरह जलने पर प्रभावित त्वचा लाल और सूज जाती है। त्वचा रूखी या नम, उसमें सूजन या छाले हो जाते हैं और कभी-कभी काफी दर्द या बिल्कुल दर्दहीन हो जाती है। हाँ, जब बहुत ज्यादा जल जाता है तब क्या होता है कि वहां पे स्वेलिंग आ जाती है, छाले हो जाते हैं और स्किन में रेडिश आ जाती है, और कभी कभी दर्द होता है या फिर कभी कभी बिल्कुल दर्द नहीं होता। दर्द क्यों नहीं होता? क्योंकि जो दर्द महसूस करने वाली जो स्किन होती है वो वहां तक जल जाता है। उसके बाद मरीज को दर्द कम होता है, बिल्कुल दर्द नहीं होता ऐसा तो नहीं, लेकिन दर्द कम होता है, लेकिन वो स्किन बहुत ज्यादा जल जाती है, तब ऐसा होता है। तो हम आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं, और आज जो हमने पढ़ा उसमें कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड जो हमें समझ में नहीं आया, हम उस पर दोबारा डिस्कशन करना चाहें तो ऐसा कुछ है जिसे हमें दोबारा डिस्कस करना हो? नो मैम। नो मैम। ओके, ठीक है फिर। मैम, जो क्वेश्चन, हाँ मैम बोलिए। जो एपिडर्मिस और डर्मिस और सबक्यूटानियस वो थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है मुझे। देखो, एक सेकेंड। हाँ जी, ये जो एपिडर्मिस है ये हमारा जो है स्किन का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, जो इसकी मतलब थोड़ा मोटी होती है, लेकिन ये जिसकी मतलब मोटाई इन्होंने बताई हुई है। इसमें क्या है कि हमारे जो सेल्स होते हैं उनकी 5 परतें होती है, और ये इसके नीचे 2 स्किन सोर होती हैं। लेकिन ये क्या होता है कि यहाँ पर हमारी ज्यादातर डेड स्किन भी हो जाती है, इसके नीचे की जो स्किन होती है वो हमारी डेड स्किन भी जमा होती है वहां पर। इसलिए अगर ये जलती है तो यहाँ पर सिर्फ रेडिश होती है हल्की सी, और हम जब कभी रब करते हैं इसको स्किन को, तो सर्दियों में देखते हैं ना, हल्का सा हमारी स्किन के ऊपर से एक और स्किन निकल रही होती है, तो वो यस डेड मैम, स्किन हाँ। वो डेड स्किन होती है। लेकिन जो इसके नीचे होती है उसको हम कहते हैं डर्मिस। डर्मिस स्किन ये जो होती है रेशेदार ऊतकों की बनी होती है। तो जो पहली वाली एपिडर्मिस होती है वो 2 हफ्तों में वहां पे जो मृत कोशिकाएं होती है, वहां के जो सेल्स होते हैं वो अपने आप डेड हो जाते हैं, तो वो अपने आप चेंज होती रहती है। लेकिन जो उससे नीचे वाली स्किन होती है इसको हम डर्मिस स्किन कहते हैं।
और ये 3 मिलीमीटर तक मोटी होती है, लेकिन यह क्या है, इसमें 3 तरह के ऊतक होते हैं और इसके अंदर हेयर फॉलिकल्स होते हैं हमारे, और इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी होते हैं और नर्व्स भी होती हैं। दूसरी वाली जो स्किन के अंदर हमारे जो एक ऊपर वाली परत है, उसकी जो नीचे वाली परत है, उसके अंदर हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं और ब्लड वेसल्स होती है, नर्व्स होती हैं। यहाँ पर जब हमारी स्किन जलती है तो हम बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारे हेयर फॉलिकल्स भी हैं और हमारे ब्लड वेसल्स भी हैं और हमारे नर्व्स भी हैं, तो जो शरीर के अंदर खून को पहुंचाती हैं और पसीने के द्वारा हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालती हैं, बाहर के टेम्परेचर से हमारी बॉडी का सामंजस्य बना के रखती हैं। तो जब यहाँ तक हमारी स्किन जलती है तो हमें पेनफुल होता है और यहाँ पर छाले भी पड़ने शुरू हो जाते हैं। तीसरी होती है क्या है, सबक्यूटेनियस फैट। और यहाँ पर क्या होता है कि फैट जमा, तीसरी स्किन जो होती है वहां पर हमारा फैट जमा होता है, जो भी हम खाना खाते हैं, और जो इसके ऊतक होते हैं वो यहाँ के लास्ट स्किन होती है, उसके अंदर क्या होता है, हड्डी शुरू हो जाती है और हमारी जो भी मोटी जो नर्व्स होती हैं जो ब्लड ले जाने वाली, वो हो जाती हैं। तो जब यहाँ तक हमारी स्किन जलती है तो ये हमें काफी ज्यादा पेनफुल होता है और कभी कभी बिल्कुल पेनलेस, बहुत कम पेन भी होता है, क्योंकि यहाँ तक कि हमारी स्किन जल जाती है और ये बहुत नुकसान करने वाली होती है। इसमें क्या होता है, बड़ी रक्त वाहिकाएं, एक होती है छोटी नर्व्स जो बहुत पतली पतली होती है और एक होती है थोड़ी बड़ी रक्त वाहिकाएं हमारी होती हैं, वो जल जाती है, जिससे कि हमारा बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल होता है। ठीक है, ये हमारी 3 तरह की स्किन होती है हमारे शरीर में, हड्डियों के ऊपर 3 तरह की हमारी स्किन है, जिनको उन्होंने एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस फैट बताया गया है। इज दैट क्लियर? यस अभी मैम, भी अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड है तो बताइए मुझे, हम फिर से कोशिश करेंगे। यस मैम, यस मैम, क्लियर मैम। ओके, ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। कुछ और बताइए, कुछ और अगर। नहीं मैम, ऑल क्लियर। ओके, ठीक है, हम आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।